So hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So today we are covering the chapter which is composition levy and we are quickly revising it up. Let's differentiate between normal scheme and composition scheme. Normal scheme आता है अंडर सेक्शन 9 में, whereas composition scheme आता है अंडर सेक्शन 10 में. 10(1) होता है, 10(2) होता है and 10(2)(a) होता है. देन ITC अवेलेबल, बेसिकली नॉर्मल स्कीम में ITC मिलता है ऑन इनवर्ट सप्लाई. और यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई जो कर रहे हो आप, जो परचेस कर रहे हो, उस पर आपको जो भी ITC होता है, बेसिकली जो टैक्स क्रेडिट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो नहीं मिलता है. तो यहाँ पे ITC मिलेगा नॉर्मल वाले में, बट कंपोजिशन वाले में ITC नहीं मिलेगा. यहाँ पे आप अपने ITC को यूटिलाइज भी कर सकते हो. तो नेट GST पेबल, आप GST कितना पे करोगे, जितना आपका आउटपुट टैक्स होगा. आउटपुट टैक्स मतलब जितना आपको आउटपुट लाइबिलिटी होगी गवर्नमेंट को पे करने वाली, उसमें से आप अपना ITC यूटिलाइजेशन माइनस कर लो और आपको नेट GST पेबल आ जाएगा. यहाँ पे टैक्स पेबल में क्या होता है, ITC तो मिलता नहीं है. जो आपका टर्नओवर होता है उस पर आप कंसेशनल रेट लगा के टैक्स जो होता है वो आपका नेट टैक्स पेबल होता है. देन इट सेज रजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक इंट्रा प्लस इंटर स्टेट सप्लाई. यहाँ पे ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं कि इंटर स्टेट सप्लाई आप नहीं कर सकते. वेल्स कंपोजिट स्कीम में है कि कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सप्लाई. परचेज आप कहीं से भी करो, परचेज आपको करना है तो आप इंटर स्टेट सप्लाई में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सप्लाई जो आप करोगे दैट हैज़ टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाई ओनली. देन एनी रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम, लेकिन ओनली स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो नॉर्मल स्कीम में आ सकता है. लेकिन जो स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, 70 लाख 50 लाख तक है, नॉर्मल केस मतलब जो केसेस आगे देखेंगे, तो वहाँ तक वो ओनली स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर इतना है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है. देन रिटर्न अंडर GST, नॉर्मल स्कीम में क्या होता है, नॉर्मल स्कीम में रिटर्न अंडर GST, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, 2 मंथली रिटर्न, 2 मंथली एक मंथ में 2 रिटर्न जाते हैं, एक एनुअल रिटर्न जाता है. तो GSTR 1 GSTR 3 भी जाता है एक मंथ में, और GSTR 9 जो है वो जाता है एनुअल. तो टोटल 25 हो गए, क्योंकि एक मंथ में 2 रिटर्न मतलब 12 मंथ्स में 24 एंड 25 एक एनुअल रिटर्न हो गया. तो GSTR 1 प्लस GSTR 3 भी ये जाएगा, एक महीने में ये 2 रिपोर्ट जाएगी और एक एनुअल रिपोर्ट जाएगी GSTR 9. वेरेज यहाँ पे 2 एनुअल रिटर्न ही होते हैं, यहाँ पे कोई मंथली रिटर्न नहीं होता. मंथली पेमेंट होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पेमेंट भी क्वार्टरली होगा. तो यहाँ पे लेकिन जो एनुअल रिटर्न है वो GSTR 4 एंड GSTR 9A में जाएगा. फिर यहाँ पे जो टैक्स रेट होता है, बेसिकली आई होप इट्स विजिबल, राइट. तो यहाँ पे जो टैक्स रेट होता है, यहाँ पे जो कहाँ गया, टैक्स रेट वही होता है अपना 5%, 12%, 18%, 28%. यहाँ पे लोअर टैक्स रेट होता है 1%, 6% एंड 5%. तो मैं बताऊंगी 1% का, 5% का, 6% का आगे आएगा. डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है नॉर्मल में, लेकिन यहाँ पे लेस बुक्स ऑफ अकाउंट होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की ज़रूरत है, बिकॉज आप क्लासीफाई करोगे गुड्स को तभी आप उस पर रेट लगा सकते हो कि 5% लगाना है कि 12% लगाना है. यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं लगाना है. टर्नओवर जो भी होगा उसका डायरेक्टली जो परसेंट बताया है वो परसेंट लगा के आपका टैक्स निकल जाएगा. देन ऑडिट इज रिक्वायर्ड इफ एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है. अगर आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा आ रहा है, तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा नॉर्मल केस में, नॉर्मल स्कीम में. लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट की, क्योंकि ये स्कीम ही आपको तब मिलेगा ना जब 1.5 करोड़ तक आपका जाएगा. फिर है बर्डन ऑफ GST कैन बी शिफ्टेड ऑन कंज्यूमर, मतलब यहाँ पे जो GST है आप कंज्यूमर में शिफ्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप GST कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते हो. देखो नो क्वेश्चन ऑफ कहाँ गया, कंसेशनल, बट कंसेशनल टैक्स कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर. ओके. नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन विल इशू टैक्स इनवॉइस. नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा. देयर इज नो, फिर यहाँ पे है कि ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ द सप्लाई इशूड बाय. मतलब वो जो बिल इशू कर रहा है उसके टॉप ऑफ द बिल उसको लिखना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ. एंड यहाँ पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. देन यहाँ पे आ गया, ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस. उसका जो भी वो नोटिस दे रहा है, जो भी साइन बोर्ड है, जो भी डिस्प्ले कर रहा है वो, जो भी प्लेस ऑफ हिज बिजनेस है, एवरी एडिशनल प्लेस ऑफ हिज बिजनेस, वहाँ पे उसको मेंशन करना पड़ेगा दैट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है. यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं कि भाई आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है.
जीएसटी सेस इज नॉट पेबल, यहाँ पे सेस जीएसटी का सेस वगैरह पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर जीएसटी सेस पे करने की जरूरत पड़ती है। क्वार्टरली पेमेंट जाता है, क्वार्टरली पेमेंट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्कीम एंड कंपोजिशन स्कीम करें तो कंपोजिशन स्कीम में जो क्वार्टरली पेमेंट जाता है, पेमेंट आप जो करोगे गवर्नमेंट को वो क्वार्टरली जाएगा 18th फॉलोइंग एंड ऑफ द क्वार्टर, एक क्वार्टर खत्म हुआ उसके वो खत्म होने के 18 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो गवर्नमेंट को। यहाँ पर जो है मंथली पेमेंट जाएगा 20 तारीख को, सो टैक्स पेमेंट मंथली 20th। So for supplier having aggregate turnover, oh sorry, I am so sorry about it. Okay. तो यहाँ पर मैंने बताया कि 18th ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ क्वार्टर जाएगा, यहाँ पर जो है मंथली 20th जाएगा। फॉर सप्लायर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, आई होप इट्स विजिबल, देखो क्या बोल रहा है। So for supplier having aggregate turnover up to 5 crore, due date have been extended to 22nd and 24th following end of the month. For supplier having जिसका aggregate turnover 5 करोड़ तक है तो उसके लिए जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड कर दिए 22nd 24th ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द मंथ। एंड यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, यहाँ पर 18th को ही पे करना है। फिर है कि एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट या फिर जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो लोग एलिजिबल है नॉर्मल स्कीम के लिए, वेर इज एनआर या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है वो एलिजिबल नहीं है कंपोजिट स्कीम के लिए। फिर एक और पॉइंट आ जा रहा है विच इज़ अवर लास्ट पॉइंट, दैट डिस्चार्ज जीएसटी लाइबिलिटी। तो जीएसटी लाइबिलिटी आप ई क्रेडिट लेजर से भी दे सकते हो, कैश लेजर से भी दे सकते हो, यहाँ पे सिर्फ कैश लेजर से ही आप दे सकते हो। सो दिस इज हाउ वी जस्ट कवर्ड अपना पूरा चार्ट यहाँ पे, difference between normal scheme and composition scheme. If somebody wants to take a screenshot of it, can take it. So one question can come in the examination that what is flat rate taxation system? Flat rate taxation system क्या है, किसको बोलते हैं? So this question comes in here, like normal tax procedure are not practical. Normal tax procedures are not practical, cost efficient to small suppliers. For such small supplies, GST provides for composition, मतलब कि जो छोटे छोटे स्मॉल सप्लायर है उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है सारे जो नॉर्मल टैक्स के प्रोसीजर है उनको फॉलो करना, इसीलिए स्मॉल सप्लायर्स के लिए कंपोजिशन लेवी स्कीम आई है। सेकेंड में बोल रहा है सच स्कीम आर डिवाइज्ड फॉर प्रोसीजरल केस फॉर स्मॉल सप्लाईज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कि उनको नहीं पॉसिबल है कि 25-25 रिटर्न दे साल में, इसीलिए उनकी प्रोसीजरल केस को कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए टैक्स आया है, फ्लैट रेट टैक्सेशन सिस्टम। Then composition scheme is provided for simple taxation system के लिए as said aggregate turnover is taxed at flat rate, therefore this is also known as flat rate taxation system। तो अगर कभी composition scheme में flat rate taxation system आए तो भी यही इसी की बात हो रही है composition levy की। Such scheme is optional, स्कीम इज अवेलेबल ओनली व्हेन इट इज ऑप्टेड, जब तक आप ऑप्ट नहीं करोगे आपको स्कीम मिलेगी नहीं। बेनिफिट ऑफ द स्कीम कान बी क्लेम अनलेस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर रूल 3। बेनिफिट लेना है तो रूल 3 को फॉलो करना पड़ेगा, आगे आएगा। ऑप्शन में बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये ऑप्शन आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हो जीएसटी में तभी भी ले सकते हो कंपोजिशन लेवी में, और पोस्ट रजिस्ट्रेशन भी आप ये ऑप्शन ले सकते हो लेना चाहो तो। स्कीम हैज़ नॉट लॉक इन पीरियड, मतलब कि आप सप्लायर में मतलब ऐसा नहीं है कि स्कीम ले लो तो 5 साल तक रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्कीम ले लिया, आप एलिजिबल हो आप कंटिन्यू करो, नॉट एलिजिबल हो वैसे बाहर हो जाओगे, एलिजिबल हो जब तक के कंटिन्यू आप कर सकते हो। नाउ एलिजिबिलिटी लिमिट क्या है या फिर एलिजिबल असेसी कौन है? एलिजिबल असेसी होगा रजिस्टर्ड पर्सन। तो अनटिल एंड अनलेस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है इन दैट केस ये स्कीम उस पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो एलिजिबल असेसी वुड बी द वन हु इज रजिस्टर्ड पर्सन। एलिजिबिलिटी लिमिट क्या है? तो डिपेंड्स ऑन नॉर्मल स्टेट है या स्पेशल कैटेगरी स्टेट है या फिर सर्विस वाला चीज़ है। तो सर्विस वाला चीज़ है वो तो हम बाद में देखते हैं, दो चीज़ें को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एलिजिबिलिटी लिमिट कि 150 लाख आएगा या 75 लाख आएगा लिमिट आपका कंपोजिशन लेवी का। तो नॉर्मल स्टेट में 3 स्टेट इंक्लूड होंगे, सबसे पहले असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। AJH याद रखना तो ठीक है, नहीं तो अगर ये नहीं भी याद रहा, ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि लेट्स से एग्जाम में ऐसा आ गया कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए दे दिया। अगर अपने को यही नहीं पता कि 75 लाख या 150 लाख का लिमिट है तो फिर कैसे करेंगे ना। तो नॉर्मल स्टेट में ये 3 स्टेट आ गए, असम, JNK एंड हिमाचल प्रदेश। स्पेशल कैटेगरी में मैंने एक शॉर्टकट बनाया दैट नागमनी MMT से टिकट बुक करके USA चले गए। सो नागमनी, सो दैट्स नागालैंड, मणिपुर, MMT इज मिजोरम,
देन मेघालय, त्रिपुरा एंड यूएसए तो उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. सो नागमणि एमएमटी से टिकट बुक करके यूएसए चले गए. सो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. तो ये जो नागमणि एमएमटी से टिकट बुक करके यूएसए चले गए, अंडर दीज केसेस 75 लाख वाला लिमिट कवर होगा. अदरवाइज बाकी जो भी स्टेट है इंक्लूडिंग नॉर्मल स्टेट, इंक्लूडिंग असम, जेएनके एंड हिमाचल प्रदेश, सबके लिए लिमिट जो है 150 लाख की आएगी. फिर है केस 1. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जाम्पल. ये क्या बोल रहा है? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो है आपका एग्रीगेट टर्नओवर या तो 150 लाख है या तो 75 लाख है, ये स्टेट के हिसाब से. तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अप टू 150 लाख या अप टू 75 लाख तक का टर्नओवर है आपका, तो जीएसटी का तो कोई सवाल नहीं होगा. सारा का सारा कंपोजिशन लेवी के हिसाब से पे करना है. पे कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स, एज आई सेड कि कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स देना है, फ्लैट टैक्स ऑफ रेट देना है. कोई भी आईटीसी ना तो आपको मिलेगा ना आप यूटिलाइज कर सकते हो. बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दी कंज्यूमर. अगर मोर देन 150 लाख है तो जीएसटी पेबल होगा एक्सेस पे, आईटीसी जो है वो अलाउड होगा एक्सेस पे, और बर्डन ऑफ टैक्स जो एक्सेस होगा वो कंज्यूमर के पॉकेट से जाएगा. ऑल राइट. सो नाउ वी आर डूइंग अवर सेक्शन 10. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्शन 10. सेक्शन 10 जो है वो बोल रहा है ओवर रूल करता है सेक्शन 9 क्लॉज 1 को. मीन्स नॉर्मल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई नहीं पे करना है. नॉर्मल टैक्स, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड. सो सेक्शन 10 ओवर रूल करता है सेक्शन 9 क्लॉज 1 को. मीन्स नॉर्मल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई नहीं पे करना है. नॉर्मल टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई नहीं पे करना है. आउटवर्ड सप्लाई पर कंसेशनल टैक्स पे करना है. मतलब बेसिकली 9 क्लॉज 1 जो है ना वो बोलता है कि आउटवर्ड सप्लाई पे आपको टैक्स पे करना है. वेरे सेक्शन 10 ओवर रूल कर रहा है, बोला नहीं मैं तो आउटवर्ड सप्लाई पे कंसेशनल टैक्स पे करूंगा. तो बोला ठीक है चलेगा. इन अदर वर्ड सेक्शन 10 जो है वो कंप्लीट जीएसटी को ओवर रूल करता है एक्सेप्ट 9(3) एंड 9(4), मतलब आरसीएम को छोड़ के, जहां तक कॉन्ट्राडिक्शन हो. अगर इनवर्ट सप्लाई आरसीएम में कवर है तो, अगर जो इनवर्ट सप्लाई है वो आरसीएम में कवर है तो आरसीएम में जीएसटी देना होगा, इवन इफ असेसी ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है. अगर आप जो इनवर्ट, अभी ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. दिस इज रोशनी त्रिपाठी एंड मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए को ये सप्लाई कर रही है अंडर 9(3) एंड 9(4). तो बेसिकली डू यू अंडरस्टैंड वन थिंग? ये सप्लाई कर रही है, वो कर रही है, नहीं ये सप्लाई कर रहा है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. या सो ये यहाँ पे नहीं आएगा. ओके. सो मिस्टर ए जो है वो सप्लाई कर रहा है रोशनी को अंडर सेक्शन, मतलब रिवर्स चार्ज के हिसाब से सप्लाई कर रहा है. रिवर्स चार्ज में कभी भी सप्लायर जीएसटी नहीं पे करता है. जीएसटी कौन पे करेगा? रोशनी पे करेगी. इतना समझ में आया? ये इनवर्ट सप्लाई की बात हो रही है क्योंकि ये खरीदारी कर रही है ना, ये सप्लाई कर रही है अंडर 9(3) एंड 9(4). फिर मिस्टर बी जो है वो सप्लाई कर रहा है अदर देन 9(3) एंड 9(4). यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई की बात हो रही है. मिस्टर बी जो है वो सप्लाई कर रहा है रोशनी को, मतलब रोशनी से परचेज कर रही है, आरसीएम वाला नहीं, नॉर्मल एफसीएम वाला. तो मिस्टर बी ही पे करेगा, सप्लायर ही पे करेगा, रोशनी को पे करने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे मिस रोशनी जो है उसने आउटवर्ड सप्लाई किया है, सी को और डी को भी आउटवर्ड, दोनों को आउटवर्ड सप्लाई किया है. इन दैट केस जीएसटी चार्ज ऑन बोथ आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी चार्ज होगा ऑन बोथ आउटवर्ड सप्लाई. ये नॉर्मल स्कीम की हम बात करें. नॉर्मल स्कीम में क्या होता है बेसिकली कि अगर रोशनी ने सप्लाई किया है मिस्टर ए को रिवर्स चार्ज के हिसाब से, तो या फिर सॉरी मिस्टर ए ने रोशनी को सप्लाई किया है रिवर्स चार्ज के अंडर, तो रोशनी ही जीएसटी पे करेगी जो उसका फ़ायदा उठा रही है. अगर मिस्टर बी जो है वो एफसीएम के अंडर, मतलब अदर देन 9(3) एंड 9(4), आईसीएम को छोड़ के वो अदर देन सप्लाई कर रहा है रोशनी को, तो एफसीएम जाएगा. तो मिस्टर बी होगा जीएसटी लाइबिलिटी पे करने के लिए. सिमिलरली रोशनी अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रही है बाकी लोगों को, तो जीएसटी चार्ज ऑन बोथ आउटवर्ड सप्लाई, और जीएसटी देने का काम होगा रोशनी का, गवर्नमेंट को. अब हम आ जाते हैं कंपोजिट स्कीम में. कंपोजिट स्कीम में क्या बोल रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड. ओके. सो कंपोजिट स्कीम में क्या हो जाता है? लेट्स से दिस इज मिसेस रोशनी एंड सप्लाई किया है मिस्टर ए ने,
सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज किया है तो मिसेस रोशनी को ही जीएसटी पे करनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मल स्कीम में रोशनी ने जीएसटी पे किया था इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई मतलब कि आप खरीद रहे हो, आप ऐसे सामान आप खरीद रहे हो मिस्टर ए से जो कि आरसीएम के अंडर कवर हो रहा है, और आप ऐसे खरीद रहे हो तो जो खरीद रहा है उसको ही जीएसटी पे करना है। तो वो नॉर्मल स्कीम में भी सेम होगा और कंपोजिट स्कीम में भी सेम होगा। मिस्टर बी जो है वो सप्लाई कर रहा है एफसीएम के अंडर, तो मिस्टर बी ही जीएसटी पे करेगा। ये तो परचेज वाला चीज हो गया। अब ये जो आउटवर्ड सप्लाई जो रोशनी करेगी इस पे यहाँ पे नॉर्मली जीएसटी पे होता है, यहाँ पे कंसेशनल टैक्स रेट के हिसाब से अप्लाई होगा। कंसेशनल टैक्स जो होगा वो रोशनी पे करेगी गवर्नमेंट को। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे 2019 में एग्रीगेट टर्नओवर है 80 लाख का। 2020 में क्या वो ले सकता है? 2020 में एग्रीगेट टर्नओवर है 120 लाख का। 2021 यहाँ पे खत्म हुआ, 22 यहाँ पे चल रहा है। सो इज ही एलिजिबल फॉर कंपोजिट स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 2021? यहाँ पे वो कंपोजिट स्कीम ले सकता है? ले सकता है भाई, यहाँ पे 80 लाख ही है तो ठीक है ले सकता है, येस, क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो है लास्ट ईयर वो 150 लाख से कम है। इफ येस, वैल्यू फॉर कंसेशनल टैक्स क्या होगा? तो वैल्यू फॉर कंसेशनल टैक्स जिस पे हम टैक्स निकालेंगे दैट वुड बी 120 लाख। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू फॉर जीएसटी क्या होगा? तो जीरो होगा, क्योंकि 120 लाख जो है वो 150 लाख से कम है एग्रीगेट टर्नओवर। तो 150 लाख से कम है तो 120 लाख 150 अप टू 150 लाख तक पूरा का पूरा कंसेशनल टैक्स जाएगा, तो वैल्यू फॉर जीएसटी आएगा जीरो। एंड यहाँ पर क्या है? 150 लाख 80 लाख, ठीक है। क्वेश्चन 3 विच इज इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 एलिजिबल है या नहीं? कि 21-22 में कंसेशनल टैक्स रेट के लिए वो कंपोजिट लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं? एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 120 लाख तक का ही उसका एग्रीगेट टर्नओवर है जो कि 150 लाख से कम है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 1920 इज 160 लाख? इफ एग्रीगेट टर्नओवर इन 1920 यहाँ पे जो है 160 लाख होगा अगर, तो फिर एलिजिबल नहीं होगा ना। 2021 में कैसे एलिजिबल होगा? तो यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं होगा, तो पहला क्वेश्चन आएगा नहीं, एलिजिबल नहीं होगा। वैल्यू फॉर कंसेशनल होगा 150 लाख, वैल्यू फॉर कंसेशनल टैक्स निल होगा। ओके, बेसिकली जब वो एलिजिबल ही नहीं है मतलब वो स्कीम ले ही नहीं पाया, तो वैल्यू फॉर कंसेशनल टैक्स आप 160 लाख है तो आप ये नहीं बोल सकते कि 120 लाख जो होता है वही आपका या तो कंसेशनल टैक्स होगा, रेट कंसेशनल टैक्स होगा या तो जीएसटी होगा। लेकिन जब उसने स्कीम लिया ही नहीं है, यहाँ पे उसको स्कीम मिला ही नहीं है, तो सारा का सारा जीएसटी में जाएगा। यहाँ पे नील आ गया, यस ही इज़ एलिजिबल। यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 150 से कम है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन राइट नाउ, दिस एग्जाम्पल। स्टेट जो है वो दिल्ली है, गुड्स मैन्युफैक्चरर के केस में बात हो रही है यहाँ पर। बिजनेस स्टार्ट हुआ है यहाँ पर और 170 लाख है उसका टर्नओवर। बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्या वो ले सकता है क्या कंपोजिशन लेवी स्कीम? तो ले सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके पहले तो उसका कोई टर्नओवर ही नहीं है, तो वो ले सकता है कंपोजिशन। लेट्स से बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसने तुरंत कंपोजिशन स्कीम ले लिया, उसका 170 लाख तक का आया टर्नओवर। 150 लाख में 40 लाख तक तो उसका एग्जम्पशन था, बचा 110 लाख, उसका उसने 1% दे दिया चार्जेस, और जो 20 लाख है जो एक्स्ट्रा है अपार्ट फ्रॉम 150 लाख, वहाँ पे आ गया उसका जीएसटी का रेट लेट से 5%, तो जीएसटी के बेस पे उसने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। नाउ ये हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर उसका जो टर्नओवर है अब वो 140 लाख है, लेकिन यहाँ 170 लाख ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुका है विच इज़ मोर देन 150 लाख, तो यहाँ पे तो उसका आएगा ही नहीं, यहाँ पे उसको पूरा का पूरा जीएसटी ही पे करना है। अब यहाँ पे 140 लाख है तो यहाँ पे ले सकता है, ऑफ कोर्स ले सकता है, कंपोजिशन टैक्स ले सकता है। 80 लाख का टोटल 1% आ जाएगा, 80 लाख यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ले सकता है 150 लाख तक का 1%, जो रिमेनिंग 30 लाख है उसका 1,50,000। यहाँ पे वो नहीं ले सकता क्योंकि 180 हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो 5% पे कर देगा। 160 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नहीं ले सकता, 5% पे कर देगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6। ओके, डेफिनेशन। सो एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब होता है? एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies। मतलब aggregate value of all, aggregate turnover निकालना है तो aggregate value of all taxable supplies एक्सक्लूड करना है वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब वो सिंपल ये बोल रहा है कि अगर आप इनवर्ड सप्लाई पे आरसीएम पे कर रहे हो तो वो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, वो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं काउंट होगा।
अगर आप इनवर्ट सप्लाई पे आरसीएम पे कर रहे हो तो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं काउंट होगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सेप्ट इनवर्ट सप्लाई पे इफ़ यू आर पेइंग आरसीएम के बेसिस पे टैक्स। तो ये तो एक्सक्लूजन हो गया, बट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज प्लस, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज भी आएगा, एग्जेम सप्लाईज भी आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आएगा, बोथ एंड गुड्स एंड सर्विसेज बोथ उसका एक्सपोर्ट करोगे वो भी आएगा, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन्स having the same same PAN to be computed on all India basis but exclude CGST, SGST, UTGST, IGST, tax and cess, GST cess. तो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं हम एक्सक्लूजन और इंक्लूजन. सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर एलिजिबिलिटी. सो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या बोल रहा है, while computing the eligibility limit of rupees 1.5 crore या 75 लाख 50 लाख, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन्स क्या होंगे, हम जो बोलते हैं ना कि एग्रीगेट टर्नओवर वी आर कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर करंट फाइनेंशियल ईयर कैसे कैलकुलेशन होगा, उसमें क्या डालोगे आप एग्रीगेट टर्नओवर में, तो वो दिया है कि भाई वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज आप लोगे, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज आप लोगे, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई जो आपने सप्लाई किया है, ना कि जो आपने खरीदा है, जो आपके साथ सप्लाई हुआ वो नहीं. आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो आपने सप्लाई किया है. तो वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का सारा टैक्सेबल सप्लाई लोगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई लोगे, एक्सपोर्ट लोगे, इंटरस्टेट सप्लाई भी लोगे, ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन बी कंप्यूटर ऑन ऑल इंडिया बेसिस. द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज माइट बी रेलिवेंट ओनली while determining the aggregate turnover of previous financial year. These values are not relevant for current financial year in which the registered person has opted for composition levy and he is not permitted to make interstate supply. मतलब ये कि अगर आपको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करना है तभी तो आएगा ना पिक्चर में इंटरस्टेट सप्लाई या फिर एक्सपोर्ट, क्योंकि ये दोनों इंटरस्टेट सप्लाई है. जब भी आपने एक बार कंपोजिशन स्कीम ले लिया तो वैसे भी इंटरस्टेट सप्लाई तो पिक्चर में आएगा ही नहीं. दैट्स व्हाट इट सेज. तो इंक्लूजन्स क्या करने वाले हैं, हमको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है. तो टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, एग्जाम लेंगे. एग्जाम में आएगा 3 चीज़ें, नील रेटेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सप्लाईज. एक्सक्लूजन्स क्या होंगे, तो CGST, SGST, UTGST, IGST, GST सेस. वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM, ये हमने यहीं पे देख लिया था इफ़ यू रिमेंबर. RCM वाला चीज़ नहीं लेंगे, वही है. फिर इंटरेस्ट डिस्काउंट, तो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ extending deposit loans or advances so far as the consideration is received is represented by way of interest and discount. ठीक है, तो ये नहीं लेंगे. उसके बाद एक छोटा सा सम है वो कर लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. CS प्रोफेशनल को 8 मार्क्स के लिए आया था. दैट VG लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न in Mumbai in financial year 21-22 which is previous financial year. Total value of supplies including inward supplies taxes under RCM are 65 lakh. Exclusive of taxes the breakup of supplies are as follows. 65 लाख का टोटल है, टैक्स दिया है आपको इंक्लूडिंग दी RCM वाला केस. ठीक है. So values of supplies made by registered person from first day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this act. मतलब values of supplies made by registered person from first day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for the registration under this act. Okay. So these supply also includes the for eligibility check. Okay. Great. सो इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स मेड अंडर FCM, तो वो तो हम ले लेंगे. निल रेटेड है तो वो भी एग्जेम्प्टेड में आ जाएगा, ले लेंगे. इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड विच आर होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 ले लेंगे. इंटरस्टेट सप्लाई, नाउ दिस इज interstate supplies of goods made under FCM. Interstate supplies of goods made under FCM 10 lakh लिया. Okay. Then intrastate supplies of services of extending loan on which interest receive is exempt, तो ये नहीं लेंगे. इंटरेस्ट और वो वाला पहले ही बताता नहीं लेंगे. वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज कवर्ड अंडर RCM 1,50,000. RCM में इनवर्ट सप्लाई में आप RCM पे कर रहे हो तो वो भी नहीं लेंगे. तो यहाँ पे हमने लिया क्या क्या, ये 4 चीज़ें ली है. डिटरमाइन वेदर VG लिमिटेड इज एलिजिबल टू ऑफ कंपोजिशन लेवी. एग्रीगेट टर्नओवर इतना है. तो
कैन वी जस्ट से दैट ये इंटर हमने लिया क्यों है, क्योंकि हम एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर निकाल रहे हैं. डिटरमाइन वेदर द वीजीएल लिमिटेड इज एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन लेवी. क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि वीजीएल लिमिटेड जो है वो ऑप्ट कर सकता है क्या कंपोजिशन लेवी के लिए. तो जहाँ पे ऑप्ट की बात होगी वहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाईज भी लेंगे. अगर यहीं पे अगर ये दूसरा क्वेश्चन पूछता, लेट्स से ये पूछता कुछ और क्वेश्चन, उस केस में जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालने बोलता, तब हम ये वाला इंटरस्टेट वाला नहीं लेते थे. बट सिंस इट सेज दैट कि ये पहले का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, इन दैट केस इंटरस्टेट सप्लाईज हम लेंगे. एज यू कैन सी हियर हमने अभी बात की थी एक्सपोर्ट या इंटरस्टेट सप्लाई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर काउंट करने के लिए थे, बाकी के लिए नहीं लेते. सो आई होप इट्स डन. सेकेंड एग्जाम्पल, मिस्टर पिंकू जो है वो उत्तराखंड का है. प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021. चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम. चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई जो है वो 40 लाख का है. आउट ऑफ अबाउट 25 लाख वॉज इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट. ठीक है. वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज इतना है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इतना है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज कवर्ड अंडर आरसीएम इतना है. कंपटीशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर करना है. ओके. सो क्या क्या लिया हमने, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज 40 लाख का वो ले लिया. देन वी टुक ये हमको निकालने क्या बोला है, चेक एलिजिबिलिटी है क्या कंपोजिशन स्कीम के लिए, अगेन इसलिए इंटरस्टेट सप्लाई लिया है वरना नहीं लेते. एग्जाम सप्लाई ले लिया 30 लाख का. वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ले लिया यहाँ पर. फिर आरसीएम वाला हम नहीं लेंगे. टोटल कैलकुलेट किया तो 80 लाख आया था, बट ये उत्तराखंड का है. एज आई सेड, इफ़ यू रिमेंबर दिस वन, नागमनी एमएमटी से टिकट बुक करके यूएसए चले गए. नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. तो जो उत्तराखंड है वो 75 लाख वाले कैटेगरी में आता है, स्पेशल कैटेगरी में आता है. तो उत्तराखंड वाले स्टेट में इसका जो टर्नओवर है वो 80 लाख हो रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर मिस्टर पिंकू ऑफ यूके नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सिंस एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 75 लाख. Uttarakhand since comes under 8 special category state. Then the question 3 comes up. Let's understand this. Pinku is in the business of manufacture of garments. He is registered under GST under normal provisions. His previous financial year turnover of garment business is 120 lakh. He owns a commercial unit in commercial building in which for which he is getting monthly rent of this much. Discuss whether he is eligible for composition scheme or not. Understand this one thing कि 120 लाख उसका previous financial year में क्या आ रहा है, टर्नओवर उसका 120 लाख का आ रहा है. लेकिन उसको सर्विस जो है वो 10,000 इंटू 12 मतलब 12 महीने के लिए मिल रही है 1,20,000. तो टोटल टर्नओवर उसका कितना हो गया, 12 लाख. कितना है 120, तो 1 करोड़ 12 लाख ना, 1 करोड़ 21,20,000 का उसका टोटल टर्नओवर हो रहा है. 1 करोड़ 21,20,000 सर्विसेज को मिला के. अब इसका 10% लूँगी अगर मैं, तब मुझे पता चलेगा ना कि मैं कितनी सर्विस दे सकती हूँ. तो मैक्सिमम में कितना दे सकते हो, 5% दे सकते हो, या फिर टोटल टर्नओवर का 10% दे सकते हो. तो टोटल टर्नओवर कितना होगा मेरा 120 लाख, और जितने की सर्विस मिला के दे रहा है उसका 10% निकाला. सो दैट बिकम्स 12 लाख 12,000. वेर एज मुझे जो सर्विस देने मुझे 1,20,000 की ही देनी है, लेकिन मैं 12 लाख तक की सर्विस दे सकता हूँ एनी विच वेज. तो करंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर का 10% या 5 लाख जो भी हायर है, तो भाई 12,000 आ रहा है और 5 लाख, तो हायर क्या हो गया 12,12,000 का सर्विसेज में दे सकता हूँ. वेर एज मुझे देना मैंने कहाँ तक दिया है, 1,20,000 तक ही दिया है. इन दैट केस करंट फाइनेंशियल ईयर में सर्विस की वैल्यू बन रही है, तो 1,20,000 इज एनी विच वेज लेस देन 12,20,000. हेंस मैं एलिजिबल हूँ कंपोजिशन स्कीम में, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड कराने के लिए. सो यहाँ पर है अ पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए बी सी में सप्लाई सर्विसेज. मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, अदर है, वो भी सर्विसेज भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन कितना, तो 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 10% ऑफ दैट टोटल टर्नओवर, या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना कर सकता है. जैसे हमने क्वेश्चन देखा सेम वही था. Now explanation for the purpose of second provision, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposit, loans, advance, so far as the consideration is represented by way of interest and discount shall not be taken into account for determining the value of turnover. ये हमको already पता है. Note limit of 10% of 5 lakh which is higher will be in addition to exempt interest या फिर discount. Okay. जो 10% या 5 लाख का हम आपको लिमिट दे रहे हैं वो एडिशन टू एग्जेम्प्ट होगा. ठीक है. अब इसका टैक्स रेट देख लेते हैं. एनालिसिस ऑफ टर्नओवर. एनालिसिस किसका कर रहे हैं, टर्नओवर का एनालिसिस कर रहे हैं. फॉर टैक्स पेबल दैट इज टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर.
So let's understand. For manufacturer of goods other than pati is what? तो पान मसाला, acreated water, tobacco and ice cream. अगर आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ये तो आपका नॉर्मल स्कीम में कवर हो जाएगा. तो मैन्युफैक्चरर आप हो पति को छोड़ के, इन दैट केस सेम आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर आप कैसे काउंट करोगे. तो करंट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर आप सिमिलरली कैलकुलेट करोगे जैसे आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हो. जो मैंने आपको एक्सक्लूजन और इंक्लूजन बताई थी, दैट इंक्लूड्स ऑल सप्लाईज एक्सेप्ट इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं आएगा, वो पहले भी था. नाउ फॉर ट्रेडर ऑफ गुड्स, तो ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए अगर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है तो टैक्सेबल सप्लाई ही लोगे इनटू कंसेशनल रेट. तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लोगे, यहाँ की तरह पूरा एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लोगे इनटू कंसेशनल रेट. रेस्टोरेंट सर्विस ले रहे हो तो सेम इज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इंक्लूड्स ऑल सप्लाईज एक्सेप्ट इंटरेस्ट डिस्काउंट. कैन आई जस्ट ओके, मैं रिवाइज कराऊंगी, टेंशन मत लो. ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. तो कैन आई से दैट कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोग निकाल रहे थे तो हमने टैक्सेबल सप्लाई लिया था, एग्जेम्प्टेड लिया था, एक्सपोर्ट्स लिया था, इंटरस्टेट सप्लाई लिया था. बट ये करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट तो वैसे भी नहीं आएंगे, बट CGST ये सब छोड़ दिया था हमने, इंटरेस्ट डिस्काउंट छोड़ दिया था, RCM वाला छोड़ दिया था. तो कैन आई से दैट कि सेम चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग वाली पे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए निकालना है तो भी एप्लीकेबल होगी पति को छोड़ के. ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए हम एग्जेम्प्ट वाला नहीं लेंगे. अगर ट्रेडर ऑफ गुड्स का हमको करंट फाइनेंशियल ईयर का करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर निकालना है तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे ही कंसेशनल रेट निकाल के हम टैक्सेशन निकाल देंगे. रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए भी सेम एज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जैसे निकाला, जैसे मैंने बताया पीछे. सर्विस प्रोवाइडेड विथ अबव कैटेगरी, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अबव कैटेगरी के साथ, तो सर्विस के लिए आप सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लोगे और उस पर कंसेशनल टैक्स रेट लगाओगे. सर्विसेज का आप अलग से करोगे, आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के साथ इसको मर्ज नहीं करोगे, अलग से होगा. सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, सेक्शन 10(2)(a), सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज मतलब बाकी के जो सर्विसेज है तो वो आप ऑल सर्विस लोगे, सभी सप्लाई लोगे, ऑल सप्लाई सेम एज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर सप्लाई इनटू कंसेशनल रेट. तो टैक्सेबल दो लोगों के लिए, एक तो ट्रेडर के लिए और सर्विसेज प्रोवाइडेड विद अबव कैटेगरी के लिए. बाकी सब के लिए जैसे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में निकालते वैसे ही होगा. खाली ये याद रखना कि एक्सपोर्ट और जो इंटरस्टेट सप्लाई है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में एनी विच क्वेश्चन में नहीं दिया होगा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कंसेशनल टैक्स रेट कितना आएगा. मैन्युफैक्चरर के लिए आएगा 1% ऑफ टर्नओवर, 0.5% CGST, 0.5% SGST. रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5% ऑफ टर्नओवर इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, 2.5. अदर्स के लिए 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे है 1% ऑफ टर्नओवर, यहाँ पे है 5% ऑफ टर्नओवर. अदर्स के लिए दिया है 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज. आई होप इतना डन है. फॉर सर्विसेज के लिए 6% ऑफ टर्नओवर ऑफ सप्लाईज, 6% ऑफ टर्नओवर ऑफ सप्लाईज. अदर्स के लिए खाली टैक्सेबल सप्लाई जो होगा उस पर ही आपको ये रेट निकालना है. देन इट कम्स सेक्शन 10(2)(a), कंपोजिशन स्कीम सर्विसेज में क्या एप्लीकेबिलिटी. अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप तो करंट फाइनेंशियल के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे. पहली बात तो सर्विसेज देने के लिए अंडर कंपोजिशन स्कीम. अगर 50 लाख तक दे रहे हो करंट फाइनेंशियल ईयर में तो GST लाइबिलिटी की कोई सवाल नहीं आएगा, ना ही आपको पे करना है आपको कंसेशनल टैक्स रेट, ITC ना तो मिलेगा और ना ही आप अपना बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर सकते हो. लेकिन 150 लाख से ज़्यादा है तो एक्सेस पे आपको GST पेबल करना पड़ेगा, ITC आपको अलाउड होगा, बर्डन ऑफ टैक्स ऑन कस्टमर्स पॉकेट हो जाएगा मोर देन 50 लाख होगा तो. फिर है रूल 5, पॉइंट्स टू बी कंसीडर बिफोर और आफ्टर टू बी ऑप्टिंग कंपोजिट स्कीम. क्या पॉइंट कंसिडर करना है 10(1) के हिसाब से, दैट वो इंगेज नहीं है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, क्योंकि यहाँ पे वो सप्लाई ऑफ गुड्स में है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में नहीं है. फिर सेकंड, ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन, अब ये 10(2)(a) के हिसाब से भी है, सर्विसेज के हिसाब से, ही इज़ नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, दैट इज एल्कोहल एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो जिसपे GST ही नहीं है बेसिकली, जिसपे GST ही बेसिकली एप्लीकेबल नहीं है तो उस पर कंपोजिट लेवी तो क्या ही एप्लीकेबल होगा, ये बोलने की कोशिश करा है. ही इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ही इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स टू ECO who is required to collect tax at source which is like under section 52. He is not a manufacturer of such goods as notified by government council, like वो पति वाला, तो he is not a manufacturer of such goods. He is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person. He shall pay tax under section
9394 इनवर्ड सप्लाई का जो भी टैक्स है, ही हैज़ टू पे दैट. ही शैल मेंशन द वर्ड की कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई. ही कैन ऑल्सो मेंशन दैट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एवरी नोटिस, डिस्प्ले बोर्ड एंड एवरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे उसको मेंशन करना पड़ेगा. सो दिस इज नथिंग बट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर और आफ्टर ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम. नाउ रूल 3 and 4 अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम. इसमें क्या बोल रहा है? ऑप्शन शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम अपॉइंटमेंट डे अंडर रूल 4 क्लॉज 1. ये क्या बोल रहा है? माइग्रेटेड टैक्स पेयर, मतलब कोई जो टैक्स एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन अंडर ओल्ड लॉ बिफोर जीएसटी, मतलब ये तब की बात है जब जीएसटी पिक्चर में नहीं आया था, तब जो पर्सन था उसको जीएसटी CMP 01 में फॉर्म फिल करना था. एंड टाइम लिमिट प्रायर टू अपॉइंटेड डे, बट नॉट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेटर देन 30 डेज, ये वाला याद रखना है. एक्सटेंडेड जब तक क्या वहाँ से जीएसटी CMP 01 30 डेज के अंदर भरना था. ऑप्शन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. व्हाट इज दिस वन? फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, वेर इन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है. इन दैट केस आपको इंटीमेट करना है थ्रू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इटसेल्फ, which shall be considered as an intention to pay tax under section 10 पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 01 आप पे करोगे, सॉरी फिल करोगे. पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 वाला. इन दी अदर केस विच इज़ बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब आप करेंटली नॉर्मल टैक्स में हो, आप मर्ज या स्विच ओवर कर रहे हो कॉम्पिटिटिव में, कॉम्पिटिटिव स्कीम कॉम्पोजिशन लेवी में. इन दैट केस सेपरेट इंटीमेशन की ज़रूरत है, एंड सेपरेट इंटीमेशन आपको देना पड़ेगा बिफोर जो फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम लेने वाले हो उसके पहले, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले जीएसटी CMP 02. तो जब माइग्रेट हो रहे थे तो जीएसटी CMP 01, जीएसटी CMP 02, जब आप नॉर्मल से इसमें स्विच कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन के साथ फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में, देन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01. ऑल राइट. नोट, इंटीमेशन सबमिटेड पोस्ट अपॉइंटेड डे बट विद इन, ठीक है. He shall not collect any tax from buyer. He shall issue bill of supply. He shall furnish stock details. ठीक है, समझा. Now it is form GST CMP 034. It shall be filed within 90 days from the date on which option of composition scheme exercise किया. तो ये दोनों तो यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है. ये सब इसके लिए GST CMP 01 03 कि जब आपने ऑप्शन एक्सरसाइज के लिए उसके 90 डेज के अंदर आप बता दो कि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया. रूल 3 क्लॉज 5 क्या है? ऑप्शन एक्सरसाइज फॉर वन स्टेट या फिर यूटी, डीम एक्सरसाइज फॉर ऑल स्टेट यूटी. एक स्टेट के लिए आप कंपोजिशन ले रहे हो, मतलब वो सबके लिए ले रहे हो, ऐसा माना जाएगा. रूल 6, विड्रॉवल ऑफ कंपोजिट स्कीम. वंस ऑप्टेड फॉर द स्कीम इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम. वंस ऑप्टेड फॉर द स्कीम इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम सो लॉन्ग एज ही सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन मेंशन इन द सेट सेक्शंस एंड रूल्स. मतलब जब तक आप कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर रहे हो, जब से आपने स्कीम लिया, आप एलिजिबल हो टर्नओवर के हिसाब से, तब तक आप ये स्कीम में तब तक विड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फॉर्म देख लेते हैं. जीएसटी CMP 01 माइग्रेशन के लिए, जीएसटी CMP 02 नॉर्मल स्कीम टू कंपोजिशन स्कीम के लिए, ये स्टॉक डिटेल्स बताने के लिए अंडर माइग्रेशन स्कीम. जीएसटी CMP 03 4 जो है वो ऑटो विड्रॉल डिस्क्रिशनरी विड्रॉल के केस में आएगा. शो कॉज नोटिस आएगा CMP 05. CMP 06 रिप्लाई जाएगा. ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो 07 में आएगा. पेमेंट ऑफ कंसेशनल टैक्स दैट वुड गो अंडर CMP 08. अब विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम देख लेते हैं. रूल 6 2 3 4 5 6. ऑटो विड्रॉल करना है तो क्या, डिस्क्रिशनरी विड्रॉल बाय सप्लायर है तो क्या, एंड डिनायल की प्रॉपर ऑफिसर ने मना कर दिया तो फिर क्या. ऑटो विड्रॉल है तो ऑप्शन लेफ्ट सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर, आपका ऑटो विड्रॉल हो जाएगा. आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख एज द केस में भी वहाँ से एक्सीड हो रहा है, तो विद इन 7 days ऑफ ऑकरेंस ऑफ सच इवेंट आपको फॉर्म फिल करना है. फॉर्म GST CMP 04 टू होम टू दी GST, अपना जिसको फॉर्म फिल करना है उसको. Then discretionary withdrawal of supplier may take place at any time in ये क्या है, may take place any time in current year. आप discretionary आपको छोड़ना है, मुझे नहीं रहना है, अब इसमें इंटीमेशन देना है. बिफोर विड्रॉल CMP 04 में सेम है, मतलब ऑटो विड्रॉल हो रहा है तो 7 दिन जब आपका जो है टर्नओवर इंक्रीज हो गया, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप ये GST CMP 04 कर दो. और ऑटो डिस्क्रिशनरी करे तो जब करना है उसके पहले आप CMP 04 फाइल कर दो. डिनायल बाय प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है दैट ही हैज़ द रीजन टू बिलीव दैट सप्लायर वॉज इन एलिजिबल या कोई कॉन्ट्रावेंशन किया. इन दैट केस वो शो कॉज नोटिस देगा CMP 05 में, और आप रिप्लाई करोगे CMP 06 में. ऑर्डर आ जाएगा फाइनल CMP 07 में. अच्छा, ये क्वेश्चन है अगेन.
Let's do that. ABC registered in Delhi has opted to avail the benefit of composition scheme under section 10(2)(a). Taxable turnover of services within state 1 lakh 50. So what is that? 15 lakh. And exempted turnover of services within state 18 lakh. Total tax कितना आएगा? तो total इसका 6% निकाल दिया, तो half CGST half SGST. सिंपल था. सर्विस की बात की, सर्विस में सब लेते, टैक्सेबल भी लेते, एग्जेम्प्टेड भी लेते. VG Limited, a manufacturing concern located in Delhi, has opted for composition scheme for the financial year इतना. Details of supplies are as follows. इंट्रा सारे इंट्रा है. 12% GST, 18% GST, nil rated, exempt under GST, ये सारा ले लेंगे. वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई कवर्ड अंडर RCM, ये तो एनी विच वेज नहीं लेंगे. तो जो टोटल आया इतना आ रहा है टोटल, तो हाफ CGST हाफ SGST चला जाएगा. और ये वाला जो है 10 लाख, उसका 5% निकाल दो GST रेट के हिसाब से. दैट वुड यू हैव टू पे अंडर RCM. क्वेश्चन 2. पिंकू लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है हरियाणा का, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर 120 लाख इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड हैज ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम इन करंट फाइनेंशियल ईयर एंड डिटेल्स आर एज फॉलोज. इंट्रा इंटरेस्ट अर्न, ये तो माइनस हो जाएगा. वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई अंडर RCM, ये भी नहीं आएगा. तो इंट्रा ये आ जाएगा. फिर 5% GST है, 18% नील GST, सारा आ जाएगा, ये चारों आ जाएगा. तो अगर मैन्युफैक्चर के केस में आप ले रहे हो तो फिर तो चारों आ जाएगा. 30 लाख, 18 लाख, 30 लाख, और ये क्या है बेटा, ये 6 लाख है. इंटरसेट सप्लाई ऑफ सर्विस को अलग ही रखते, सेम साथ में भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ट्रेडर के केस में सिर्फ मैंने कहा था टैक्सेबल ही आएगा, तो ट्रेडर के केस में आएगा ये वाला आएगा, 30 लाख आएगा. नील वाला नहीं आएगा, सिर्फ टैक्सेबल आएगा, तो ये भी आएगा. तो 30 लाख प्लस 30 लाख 60 लाख, और सप्लाई का जो सर्विस का है, तो जो टोटल आया इन दोनों को मिला के वो आएगा आपका 78 लाख, और 6 लाख टोटल मिला के 84 लाख आएगा. उसका 1% आ गया इतना. 60 लाख और 6 लाख, 66 लाख का आप 1% निकालोगे, आएगा इतना. So this is nothing but this is the concessional tax rate that you have to pay. And for this one which is value of inward supply RCM 5 लाख का 5% निकालेंगे, RCM में पे करना है इसलिए. तो 5% आ गया दोनों के केस में 25 प्लस ये टैक्स 66 एंड 84, एंड ये आ गया अपना टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी. तो एक बार समरी डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं. समरी डायग्राम ऑफ कंपोजिशन लेवी. फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन current financial year if person is engaged in interstate supply of goods and services, engaged in non-taxable supply of goods and services, engaged in supply of goods and services through ECO, तो ये लोग वैसे भी eligible नहीं होंगे. Then we are talking about 10(1) and 10(2)(a). So when we talk about 10(1), eligible assessee कौन होगा? Manufacturer of goods, trader of goods, restaurant of services, या फिर marginal services with above category. तो ये दोनों जो है अगर आप करंट ईयर में सर्विस दे सकते हो, हाँ, तो करंट ईयर में क्या ये लोग सर्विस दे सकते हैं सब्जेक्ट टू लिमिट हाउ मच, 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर, या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर. ये लिमिट 150 और 75 लाख में इंक्लूड होगी. यहाँ पे आ जाओ. ये है ट्रेडर के लिए, ये गुड्स वालों के लिए. तो प्रीवियस फाइनेंशियल में 150 लाख या 75 लाख एज द केस में भी. यहाँ पे जो है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जब एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे तो सभी आउटवर्ड सप्लाई लेंगे, चाहे एग्जेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, सारे लेंगे. इंटरेस्ट डिस्काउंट नहीं लेंगे, GST वगैरह नहीं लेंगे, RCM का जो इनवर्ट सप्लाई है वो नहीं लेंगे. तो ये 150 लाख हमने कैलकुलेट कर लिया टर्नओवर. अब करंट फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है अगर अप टू 150 लाख या 75 लाख तक है, तो मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में क्या होगा, टोटल टर्नओवर लेंगे, टैक्सेबल एग्जाम सारे लेंगे. और ट्रेडर के केस में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई लेंगे, क्या नहीं लेंगे, टर्नओवर अप टू लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, दैट इज 20 लाख 40 लाख, वो इस केस में भी लेंगे. स्टार्टिंग की बात है, ठीक है. फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में एलिजिबल एसएससी सर्विस प्रोवाइडर अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज होगा ऑफकोर्स. 50 लाख ये वाले केस में सारी सप्लाई ले लेंगे, सभी सप्लाई यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी सब लेंगे. क्या नहीं लेंगे, वही टर्नओवर अप टू लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन 10 लाख 20 लाख, और यहाँ पे इंटरेस्ट डिस्काउंट GST वगैरह ये सब नहीं लेंगे. फिर है एग्जाम्पल, मिस्टर ए सेलिंग वॉच इन हरियाणा एंड इंटरस्टेट सप्लाई दे रहा है, सर्विस इंटरस्टेट सर्विस का सप्लाई कर रहा है, तो चलेगा क्या? भले वो इंट्रा में बेच रहा है घड़ी और सर्विस का सप्लाई दे रहा है इंटरस्टेट, तो नहीं चलेगा. ये सारे फॉर्म है जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड अवर होल समरी डायग्राम ऑफ composition levy as well. If you like this video, really give it a hit and comment on this and subscribe my channel for more such videos.